राजा और रानी को बंदी बनाकर बिरप्पा अब अपनी योजना में कामयाब जो हो गया था। बस सिंहासन पर बैठकर वो अपना शैतान राज चलाने के सपने देखने लगा। रानी ने होश संभालते हुए राजा से कहा, रानी, राजन, यदि यह बिरप्पा है तो राजकुमारी कहाँ है? वैभवराज, हाँ रानी साहिबा, मैं तो भूल ही गया, यह तो बिरप्पा है, फिर राजकुमारी है कहाँ? राजा बिरप्पा से पूछता है, बिरप्पा, राजकुमारी कहाँ है? सच सच बता, तूने राजकुमारी के साथ क्या किया? कहाँ है हमारी फूल सी बेटी? बता नालायक, नमक हराम। कहते हुए राजा के आंखों में आंसू आ गए। बिरप्पा, क्या राजन, रुक क्यों गए? और गाली दो। मेरी सबसे बड़ी शत्रु तो वही थी, उसके बाद तुम हो, लेकिन अब कोई नहीं है। अब इस राज्य का राज सिंहासन मेरे पास है। हमने तुम्हारा क्या अनिष्ट किया है? मूर्ख, तुम खुद हार गए थे, इसमें किसी का क्या कसूर है? बिरप्पा, चुप, अब ज्यादा मत बोल। यह मत भूल कि तू अब मेरा बंदी है। मैं चाहूं तो अभी तुम दोनों का जीवन समाप्त कर सकता हूं, लेकिन अभी राजकुमार। बिरप्पा हंसता हुआ, इतनी जल्दी राजन? तुमने तो सेनापति का पद भी नहीं दिया था, और उस राजकुमारी की वजह से ही तो मैं अपमानित हुआ था। उसका अंत तो उसी दिन तय हो गया था। वैभवराज, यह मत भूलो बिरप्पा कि तुमने छल किया था, और आज भी तुम छल से यहाँ हो। अभी तक तुम्हारा अज्ञातवास ही पूरा नहीं हुआ है। सुबह होते ही तुम्हारा असली रूप सबके सामने आ जाएगा, फिर मेरी सेना तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। बिरप्पा, अरे तुम अब राजा नहीं हो, मेरे बंदी हो। सेना और राज्य तुम्हारा नहीं, मेरा है, समझे? और मेरा एक काम करेगा तू, मैं राजकुमारी के बारे में तुम्हें सच में बता दूंगा। वैभवराज, बिरप्पा, मैं तुम्हें पूरा राज्य दे सकता हूँ, बस तुम मुझे राजकुमारी से मिला दो। इस पूरे वाक्य से रानी बेतहासा रो रही थी। राजा बार बार बिरप्पा को समझा रहे थे, लेकिन बिरप्पा को तो अब बस राज्य को हथियाना चाहता था, और वो भी शाही परिवार को खत्म करके अपने अपमान का इस तरह से बदला ले रहा था। ऐसा वैभवराज ने कभी सोचा भी नहीं था। बिरप्पा, राजन, अब किसी बात का कोई अर्थ नहीं है। आज की रात तुम यहीं बिताओ, कल दरबार में ही मैं तुमसे बात करूंगा। कहकर बिरप्पा राजकुमारी के वेश में आ जाता है और शयन कक्ष से बाहर निकल जाता है। राजा चिंतित हो जाता है। रानी भी अभी तक रो रही थी। राजा सारी चिंताएं भूलकर रानी को सांत्वना दे रहा था। बिरप्पा बाहर जाकर कैदखाने की अपनी सेना को समझाता है कि आज रात्रि में तुम सबको बाहर निकलना है, और जो भी प्रहरी या सैनिक विरोध करे उसको खत्म कर दो। शाही परिवार का कोई भी सदस्य या शुभचिंतक सामने आए तो उसे बंदी बना लेना और इस कैद में डाल देना। सभी कैदी रात्रि में चमगादड़ बनकर बाहर निकलते हैं और प्रहरियों का रूप धारण कर लेते हैं। पहले से तैनात प्रहरियों को मार डालते हैं। महल के अंदर तैनात सैनिकों को भी खत्म कर देते हैं। इस तरह सुबह होने से पहले ही महल में शाही सेना के अलावा हर तरफ बिरप्पा की शैतानी सैनिक पूर्व की सैनिकों के रूप में तैनात हो गए, ताकि किसी को कोई शक भी ना हो। मरे हुए समस्त सैनिकों की शवों को महल के पीछे फेंक दिया गया। अब महल में शाही सेना और शाही परिवार के कुछ सदस्य थे जो बिरप्पा के नियंत्रण में नहीं थे। राजा और रानी को बंदी बना लिया था कुछ दासियां, जिनको ना तो इस अनहोनी घटना का पता था, ना ही वो कुछ कर सकती थी। साथ में पारंगत पंडित बिशंबर को सपना आया कि राजा खतरे में है। भोर का समय था। बिशंबर बिना नेत्र क्रिया से निवृत्त हुए ही महल की तरफ दौड़ा, लेकिन मुख्य दरवाजे पर पहुंचते ही बंदी बनाकर प्रहरियों ने उसे जेल में डाल दिया। अब राजा का कोई भी व्यक्ति नहीं था जो कुछ मदद कर सके। चक्रधर पहले ही अपंग हो चुका था। राजा और रानी को पूरी रात नींद नहीं आई। वो सुबह होने का इंतजार कर रहे की सेना, राजकुमार और पंडित पुत्र सबने मिलकर दीवार तो हटा दी, लेकिन सामने का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। एक कोने में एक चुड़ैल सिसक रही थी और आसपास सैकड़ों चुड़ैलें घेरा बनाकर उसको प्रताड़ित कर रही थी। सामने ऊंचे पत्थर पर एक लंबे बाल वाली भयानक चेहरा लिए हुए सफेद वस्त्रों में एक शैतान बैठा हुआ था। दीवार के हटते ही सैकड़ों चमगादड़ों ने ऋषि और बाकी सब पर हमला कर दिया। हमला इतना अचानक और भयानक हुआ था कि ना तो पंडित पुत्र को समय मिल पाया और ना ही ध्रुव ऋषि को। चुड़ैलें अट्ठास करने लगी और चमगादड़ों ने ऋषि की पूरी सेना को घायल कर दिया। तभी कुलसी आई, पास फेंका, जिसमें ऋषि, राजकुमार और पंडित पुत्र बंध गए। कुलसी हंसने लगी, आज तक मेरी इस कोठरी में कोई नहीं आ सका। तुम लोगों ने क्या समझा कि तुम अपनी मर्जी से आए हो? नहीं, मैं तुम सबको यहाँ लाई हूँ। ऋषि ध्रुव, देखो, तुम जो भी हो, हमारी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। हाँ, सिर्फ अच्छे काम के लिए हम यहाँ आए हैं। हमें यहाँ किसी मानव के कष्ट में होने का अंदेशा है। तुलसी हंसते हुए, ऋषि, तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। तुम्हें पता नहीं कि जिसकी सहायता के लिए तुम यहाँ आए हो वो मेरा ही एक रूप है। तुम मनुष्य को यही तो कमजोरी होती है, तुम लोग किसी पर भी यकीन कर लेते हो। जिस दिन
तुम इस जंगल में आए थे उसी दिन मुझे पता चल गया था कि तुम मेरे राज्य को नुकसान पहुंचाओगे। तभी मैंने मेरे इस रूप को तेरे साथ रखा जो तुम्हें हर बात बताई, ताकि तुम शक ना कर सको और मेरे जाल में फंस जाओ। लेकिन यह दो नवयुवक जानबूझकर मौत के मुंह में आए हैं। ऋषि ने अपने साथ रह रहे चमगादड़ की तरफ देखा जो हंस रहा था और हंसते हंसते चमगादड़ के रूप में आ गया। तभी चुड़ैल के रूप में राजकुमारी की नजर राजकुमार विजयराज पर पड़ी। वो दौड़कर राजकुमार के पास आती है और राजकुमार के गले लग जाती है। राजकुमार सहित सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजकुमारी रोते हुए, भैया आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं चंद्रावती आपकी बहन। देखो मेरी क्या हालत कर दी है इन सब ने, और यह सब उस वीरप्पा की वजह से हुआ है। राजकुमार आश्चर्य में, नहीं तुम मेरी बहन नहीं हो सकती, लगता है यह भी इस चुड़ैल की एक चाल है। ऋषि ध्रुव, हाँ राजकुमार मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पंडित पुत्र, नहीं ऋषिराज यह सच बोल रही है, मुझे पता चल गया है कि यह राजकुमारी चंद्रावती है। तभी कुलसी ने जोर से एक चाबुक राजकुमारी के पीठ पर मारा। राजकुमारी चीख कर गिर पड़ी। यकीन न होने पर भी राजकुमार को गुस्सा आया। राजकुमार तुम क्या कर रही हो, इसको क्यों मारा? यह मेरी बहन है या नहीं यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम इसको मार क्यों रही हो। कुलसी, राजकुमार विजयराज तुम जान भी सकते हो यह कौन है, क्योंकि इसको यह रूप मिला हुआ है और मैं इसलिए मार रही हूँ कि इस रूप में मेरे राज में रहकर भी यह चुड़ैल नहीं बनी। मेरी हर बात टाली है इसने। यदि यह मान लेती तो शायद मैं इसको मेरी सेना का सेनापति बना देती, क्योंकि इसमें साहस बहुत है, बहुत बहादुर है यह ध्रुव ऋषि। लेकिन किसी पर इस तरह जुर्म करना अन्याय है। कुलसी, ऋषिराज मेरी दुनिया ही अन्याय के लिए है, मैं यहाँ यही सिखाती हूँ। तुम लोग तो अन्याय करते नहीं, किसी को तो करना चाहिए ना। ऋषि ध्रुव, गलत कर रही हो तुम, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। तभी एक जोरदार चाबुक ऋषि को मारा और इस प्रहार से ऋषि ध्रुव बेहोश हो गए। कुलसी ने एक के बाद एक लगातार चाबुक राजकुमारी पर बरसाए। पंडित पुत्र और राजकुमार अंदर ही तड़प कर रह गए। राजकुमार ने धीरे से पंडित पुत्र को कहा कि तेरी शक्ति कहाँ गई, इस चुड़ैल पर कोई मंत्र तो बोल। लेकिन पंडित पुत्र ऐसा नहीं कर सका। वजह यह थी कि चमगादड़ के हमले में पंडित पुत्र का कमंडल कहीं गिर गया और पास से बंधे होने के कारण पंडित पुत्र किसी अन्य आसन का सहारा भी नहीं ले सकता। इधर ऋषि भी बेहोश हो गए थे। राजकुमार को अब तक यकीन नहीं था कि उसकी बहन ऐसी चुड़ैल है। इस रूप में पहचानना भी सामान्य मनुष्य के लिए आसान नहीं था। फिर भी राजकुमार के मन में आशंका थी कि हो सकता है कि राजकुमारी के साथ कुछ गलत हुआ हो। विजयराज राजकुमारी से कहता है, राजकुमार कन्या तुम खड़ी हो और मुझे अपना चेहरा दिखा, फिर से शायद मैं पहचान सकूं। राजकुमारी हिम्मत जुटाकर खड़ी होती है और अपने चेहरे पर बिखरे हुए बाल हटाती है। राजकुमार, यदि तुम राजकुमारी चंद्रावती हो तो मेरे इस मित्र को पहचानती हो, बताओ यह कौन है। राजकुमारी ध्यान से पंडित पुत्र को देखती है लेकिन पहचान नहीं पाती। राजकुमार तो बस परीक्षा ले रहा था, लेकिन राजकुमारी ने सच ही बोला। राजकुमारी, नहीं भैया, मैंने आपके मित्र को मैं नहीं पहचानती हूँ, मैंने कभी नहीं देखा। राजकुमार, इसके पास जाकर देखो, शायद पहचान सको। राजकुमारी पंडित पुत्र के नजदीक जाती है लेकिन नहीं पहचान पाती है। तभी मौका पाकर पंडित पुत्र धीरे से राजकुमारी को अपने कमंडल के बारे में कहता है और राजकुमारी की नजर दूर पड़े कमंडल पर पड़ती है। राजकुमारी बिना समय व्यर्थ किए दौड़कर कमंडल को लाकर पंडित पुत्र को दे देती है। तभी कुलसी की चाबुक राजकुमारी के पीठ पर पड़ता है। इतने में पंडित पुत्र फूंक मारता है और चाबुक राजकुमारी के हाथ में आ जाता है। उधर महल में प्रातःकाल राजकुमारी के रूप में वीरप्पा आकर राजगद्दी पर बैठ जाता है और दरबार में ये सूचना देता है कि बिशंबर के साथ महाराज और महारानी कुछ समय के लिए भ्रमण के लिए गए हैं। राज्य की जिम्मेदारी मेरे हाथों में सौंप गए हैं। वीरप्पा के कहने पर एक सैनिक शाही सेना के सेनापति के पास जाता है और दरबार में हाजिर होने की बात कहता है। सैनिक के साथ शाही सेनापति दरबार में पहुंचता है। राजकुमारी, सेनापति महोदय, महाराज कुछ समय के लिए बाहर गए हैं और मुझे एक जिम्मेदारी देकर गए हैं। सेना राजकुमारी जी, हुक्म कीजिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। राजकुमारी, दुर्भाग्य से चक्रधर जी के साथ दुर्घटना हो गई और अब हमें राज्य के लिए एक कुशल सेनापति की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि राज्य के सैनिकों के बीच एक प्रतियोगिता रखी जाए जिसमें आपकी सेना के सभी योद्धाओं को शामिल करना है। सभी योद्धाओं में से एक योद्धा जो सभी शस्त्र चलाना बखूबी जानता हो, उसे सेनापति के पद पर बैठाया जाएगा। सेनापति, जो आज्ञा राजकुमारी जी, मैं अभी सबको सूचित कर देता हूँ। वीरप्पा का राजकुमारी के रूप में आदेश संपूर्ण सेना को पहुंचा दिया गया। अगले दिन ही सेना
के अभ्यास मैदान में शामियाना लगा दिया गया। इस प्रतियोगिता में बीरप्पा का मकसद बहुत कुटिल था। एक योजना के तहत वो ऐसा कर रहा था। बड़ी चालाकी से शाही सेना को रास्ते से हटाने की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा था। राजकुमारी के रूप में बीरप्पा की शाही सवारी मैदान में पहुंची। जनता ने जयघोष की और बीरप्पा मद भरी चाल से मैदान में बने ऊंचे सिंहासन की तरफ चला। सामने का नजारा देखकर बीरप्पा अत्यधिक खुश हुआ। शाही सेना का प्रत्येक सैनिक मैदान में प्रतियोगिता के लिए खड़ा हुआ था और दूसरी तरफ बीरप्पा के प्रशिक्षित सैतानिक सैनिक प्रत्यंचा चढ़ाए हुए खड़े थे। अपनी योजना के अनुरूप हर कार्य को होता देख बीरप्पा प्रसन्न हो गया। बीरप्पा, सभी सैनिकों को मेरी शुभकामनाएं, लेकिन इस पद के लिए सिर्फ एक योग्य योद्धा की आवश्यकता है। आप सबके इस हौसले को देखकर मैं बहुत खुश हूँ और राज्य में इतने योद्धा हैं। मैं आपको इस प्रतियोगिता के लिए कुछ नियम बता देती हूँ। इस प्रतियोगिता में यदि किसी एक सैनिक का तीर दुर्भाग्यवश किसी दूसरे को लग गया या फिर कोई अन्य दुखद घटना हो गई तो आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। जो योद्धा जितने ज्यादा तीर निशाने पर लगाएगा वही विजेता होगा। यदि आप में से कोई कभी भी हटना चाहता है तो आप पीछे हट सकते हैं। सभी सैनिक एक स्वर में, नहीं राजकुमारी जी, हम अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। हम इस राज्य के हर आदेश का पालन करेंगे, चाहे इस प्रतियोगिता का विजेता कोई भी हो, और जो भी विजेता होगा वो हम बाकी सब के लिए सम्मानित होगा। बीरप्पा, अति उत्तम, बहादुर राज्य के बहादुर सेना, प्रतियोगिता शुरू की जाए।